बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस इन टेक्स्ट बुक बोर्ड, 9th केमिस्ट्री, चैप्टर 8 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसका तीसरा लेक्चर जो है वो अब होने जा रहा है। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। जिन्होंने पिछले 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो देख लीजिए पहले। आपको लिंक्स नहीं मिल रहे मुझे बताइए, मैं कमेंट में बताइए, मैं उसी वक्त आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं। लेकिन वो देखना आपके लिए कंपलसरी है। इस चैप्टर के लिए मैं आपको नसीहत करूंगा कि ये हर टॉपिक इसका देखें और सीखें। जिस तरह फिज़िक्स में मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ बार बार के वेक्टर्स वाला चैप्टर भले वो रिड्यूस्ड में है या नहीं है, पूरा पढ़ें, एक एक टॉपिक पढ़ें, उसका पूरा चैप्टर मैंने वो बना के उसके प्रॉब्लम सॉल्व करके, एग्जाम्पल सॉल्व करके उसकी प्लेलिस्ट अलग बनाई हुई है वेक्टर वाले चैप्टर की, उसको अच्छे से पढ़ें। केमिस्ट्री में मैं आपको बोलूँगा चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 8 ख़ास तौर पर घोल के पी लें इसको। ये छोड़ दें कि एग्ज़ाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। एक एक टॉपिक आपके लिए बहुत 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 अहम है। सारे टॉपिक्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। तीसरा लेक्चर इसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मैं देने जा रहा हूँ। इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का दिया मैंने, उसके बाद मैंने इलेक्ट्रोलाइट्स नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का लेक्चर दिया। ये तीसरा लेक्चर है। इसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइसिस को डिस्कस करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस या इसका एक और नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन तो बहुत ही कम बोला जाता है, बल्कि तकरीबन बोला ही नहीं जाता। इसको तो इलेक्ट्रोलाइसिस ही बोला जाता है। ये रही आपकी सिंटेक्स बुक बोर्ड, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 ये आ गया। पेज नंबर 119 पे आप देखें इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इसकी डेफिनेशन देख लीजिए आप पहले। डेफिनेशन आपको क्या बता रही है? अ प्रोसेस, बिल्कुल लास्ट के पैराग्राफ में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, या आप इसको एक्टिविटी कह लें। अ प्रोसेस या एक्टिविटी मतलब काम, एक काम है, इसमें कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? इन विच मूवमेंट्स ऑफ द आइंस, इन विच movements of the ions, movement of the ions, movement of the ions take place, take place towards their respective electrodes, towards their respective electrodes to undergo chemical changes, to undergo chemical changes under the influence of, under the influence of an applied electric field, an applied इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पूरी डेफिनेशन मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस की यहाँ पर आपकी बुक से लिख दी है। इसको मैं अपनी वर्डिंग में भी बता सकता था, लेकिन मकसद फेल हो जाता। मकसद ये है कि ये डेफिनेशन जब आपको मिले तो आप इसको याद करें और पूरा समझ के याद करें। इसी डेफिनेशन के ऊपर पूरा लेक्चर होगा। क्या लिखा हुआ है इसमें? पहली बात ये है कि मैं आपसे पूछता हूँ ये क्या है? ये मार्कर है। क्या है ये? मार्कर। मार्कर, मार्कर ये क्या है? ये एक वर्ड है, ठीक है। मार्कर एक वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है।
ये वर्ड जो है वो नेम है, ज़रा बात को समझिएगा, ये वर्ड नेम है। इलेक्ट्रोलाइसिस, ये भी क्या है, ये भी एक वर्ड है, ये भी नाम है। मार्कर भी एक नाम है, इलेक्ट्रोलाइसिस भी एक नाम है। मार्कर भी एक वर्ड है, इलेक्ट्रोलाइसिस भी एक वर्ड है। मार्कर भी एक नाम है और इलेक्ट्रोलाइसिस भी एक नाम है। मार्कर जो नाम है वो एक चीज़ का नाम है जिससे लिखा जाता है। मार्कर जो नाम है वो एक चीज़ का नाम है जिससे लिखा जाता है। और इलेक्ट्रोलाइसिस जो नाम है वो किसी चीज़ का नाम नहीं है, एक प्रोसेस का नाम है। जैसे एग्जाम्पल कुकिंग, एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा काम जिसमें कुछ हो रहा हो। ये बड़े ही हमारे बच्चों को कन्फ्यूजन्स क्यों होती हैं, क्योंकि उनकी बेसिक्स वीक होती हैं। उनको वर्ड्स का समझ नहीं आता कि ये वर्ड जो है ये किसी काम का नाम है या ये वर्ड किसी चीज़ का नाम है। इलेक्ट्रोलाइसिस एक काम का नाम है, एक एक्टिविटी का नाम है, एक प्रोसेस का नाम है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कुछ हो रहा है। जिस तरह कुकिंग, कुकिंग भी एक प्रोसेस का नाम है जिसमें एक काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? खाना बन रहा है। मार्कर भी एक नाम है, लेकिन ये किसी काम का नाम नहीं है। मार्कर नाम में कोई काम नहीं हो रहा, बल्कि मार्कर जो है वो एक चीज़ का सिर्फ नाम है। फर्क समझ में आया आपको? तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या बता रहा है वो, पहली बात एक प्रोसेस या एक्टिविटी, एक काम है। इसमें आप समझ गए कि इसमें यकीनन कुछ ना कुछ हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? बोल रहा है इन विच, जिसमें, इन विच जिसमें क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रही है। क्या हो रही है? मूवमेंट हो रही है, मतलब हरकत हो रही है। किसकी हरकत हो रही है? मूवमेंट ऑफ आइंस टेक प्लेस। टेक प्लेस का मतलब है होना। आइंस की हरकत हो रही है। ठीक है, अब पहले आइंस को भी समझ लें। इलेक्ट्रोलाइसिस तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोलाइसिस वर्ड क्या बता रहा है। समझ गए इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? एक काम का नाम है, एक प्रोसेस का नाम है, एक एक्टिविटी का नाम है जिसमें हो क्या रहा है? मूवमेंट हो रही है, हरकत हो रही है। बिल्कुल सही है। किस चीज़ की हो रही है? आइंस की। आइंस किन को कहते हैं? आइंस किन को कहा जाता है? आइन। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट खोलिए, आइन के ऊपर जो है वो वीडियो मौजूद है। ये आइन क्या है? पहली बात, ये पार्टिकल है। मैं हमेशा इस चीज़ पे एम्फसाइज करता हूँ कि आपको पता हो कि ये जो है ये क्या है। आपसे पूछता हूँ ये क्या है, तो आप बताएं ये मार्कर है। ये ना बताएं कि इससे लिखते हैं, ये दूसरी बात है। तो आइन क्या है? एक पार्टिकल है। जिस तरह एटम क्या है? ये भी एक पार्टिकल है। मॉलिक्यूल क्या है? ये भी एक पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क्स, ये क्या है? ये भी पार्टिकल है। इन सबको एक ही नाम दिया गया। जिस तरह हम इंसान हैं, इंसान सबका एक कॉमन नेम है। इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, अमेरिका का हो, चाइना का हो, जापान का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता हो, किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, हम सब का एक कॉमन नेम तो है, वो है इंसान। समझ आ रही है बात? इसी तरह ये जो छोटी छोटी जितनी चीज़ें हैं ना, इन सब का एक कॉमन नेम है पार्टिकल। एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब के सब। तो ये आइन क्या है? पहली बात ये भी एक पार्टिकल है। क्या है? ये भी एक पार्टिकल है। उर्दू में इसको कहा जाता है ज़र्रा। क्या कहा जाता है? ज़र्रा। जिस तरह डस्ट पार्टिकल होता है, चॉक पार्टिकल होता है, ये तो बड़े पार्टिकल हैं। आइन वो पार्टिकल है जो बहुत ही छोटा है। अब ये पार्टिकल है कौन सा? इन विच, जिसमें, अब ये पार्टिकल दूसरों से तो मुख्तलिफ होगा ना, क्या मुख्तलिफ है? इन विच इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर नॉट इक्वल। नॉट इक्वल, एक ऐसा पार्टिकल जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर नहीं होते। क्या मतलब हुआ इस बात का? क्या पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं? कोई ख़ास बात है? बिल्कुल ख़ास बात है। ऑक्सीजन के एटम को ले लीजिए, आप नोट करेंगे कि 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो प्रोटॉन भी 8 हैं। हाइड्रोजन के एटम को ले लें, 1 इलेक्ट्रॉन है तो एक ही
प्रोटॉन है। क्लोरीन के एटम को ले लें, 17 इलेक्ट्रॉन है तो 17 ही प्रोटॉन है। एटम उस पार्टिकल को हम कहते हैं जिसमें हमेशा, एटम हमेशा उस पार्टिकल को कहा जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद हमेशा 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 बराबर होगी। सोडियम को ले लीजिए, सोडियम के पास जो है वो इलेक्ट्रॉन 11 है, प्रोटॉन भी 11 है। क्लोरीन के एटम को बता चुका हूँ, इलेक्ट्रॉन 17 है तो प्रोटॉन भी 17 है। तो एक बात तय हो गई, एटम उस पार्टिकल को कहते हैं, एक डेफिनेशन इसकी ये भी बन सकती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हों। अगर तो ये बराबर नहीं है, या तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए हैं या प्रोटॉन ज़्यादा हो गए हैं, अनइक्वलिटी हो गई, ये बराबरी का सिस्टम ख़त्म हो गया है, तो अब ये चीज़ जो है वो एटम नहीं कहलाएगी, ये आयन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आयन। मिसाल के तौर पर सोडियम को ले लीजिए आप, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11, प्रोटॉन कितने हैं? 11। अगर इलेक्ट्रॉन 11 के बजाय 10 हो जाए, अब ये सोडियम जो है वो एटम नहीं है, आप इसको सोडियम का एटम नहीं कहेंगे, आप इसको आयन कहेंगे, सोडियम का आयन। बिल्कुल इसी तरह क्लोरीन के पास अगर इलेक्ट्रॉन 17 के बजाय 18 हो जाए तो अब ये क्लोरीन का एटम नहीं कहलाएगा, ये क्लोरीन का आयन कहलाएगा। इसको मैं बड़ा करके यहाँ लिख दूँ ज़रा, ये डेफिनेशन मैंने बता दी। अब ज़रा ये देख लीजिए आप, क्लोरीन का एटम और सोडियम का एटम, ये भी मैं बना के दिखाता हूँ आपको, और इनके आयन्स भी दिखाता हूँ। ये देखिए इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। प्रोटॉन कितने हैं? 11। ये सोडियम का एटम है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। प्रोटॉन कितने हैं? 11। ये सोडियम का आयन है। इस पे प्लस है, इस पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इस पे प्लस लिखा हुआ। मैथमेटिक्स की ज़बान में आप याद रख लीजिए, ये प्लस का साइन है, जिस तरह माइनस का साइन है। ये आपस में बहन भाई हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई डिवाइड आपस में बहन भाई हैं। तो प्लस माइनस याद रख लीजिए मैथमेटिक्स में। मैंने बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की भी 15 वीडियोस बनाई हैं ताकि आपकी मैथ्स जो है वो अच्छी हो जाए। जहाँ भी आपको सिर्फ साइन नज़र आ रहा हो, प्लस या माइनस, तो समझ जाइए साइन कभी भी नंबर के बगैर नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह आपको नंबर नज़र आ रहा है और साइन नज़र नहीं आ रहा, तो समझ जाइए वहाँ कोई ना कोई साइन है, क्योंकि नंबर भी साइन के बगैर नहीं होता। ये बात ज़हननशीन कर लें, नंबर होगा तो साइन लाजमी होगा। लिखा हुआ नहीं है, शो नहीं किया हुआ, जाहिर नहीं किया हुआ, हिडन है, छुपाया हुआ है, ये दीगर बात है। छुपा हुआ है, ये दीगर बात है, लेकिन है ज़रूर, हमने उसको छुपाया हुआ है, ये अलग बात है। इसी तरह कोई साइन, कोई नंबर आपको नज़र नहीं आ रहा, समझ जाइए 1 मौजूद है। और कोई नंबर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है और कोई साइन नहीं है, तो समझ जाइए प्लस मौजूद है। तो साबित हुआ कि नंबर साइन के बगैर नहीं हो सकता और साइन नंबर के बगैर नहीं हो सकता। तो ये है +1। एक्चुअली आप इसको सिर्फ प्लस लिख दें तब भी सही है। ये क्या चीज़ है? ये आयन है, ठीक है। इसी तरह क्लोरीन को चेक कर लें, क्लोरीन का एटम और क्लोरीन का आयन। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 17। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 17। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18। इसके पास प्रोटॉन कितने हैं? 17। किसका डिफरेंस आ गया? इलेक्ट्रॉन 18 हो गए, प्रोटॉन 17। समझ आ रही है बात? तो अब ये क्या हुआ, क्योंकि बराबरी ख़त्म हो गई, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर नहीं रही, ये 17 है, ये 18 है, तो ये क्लोरीन का एटम नहीं कहलाएगा, ये क्लोरीन का आयन कहलाएगा, जिसको क्लोराइड आयन कहा जाता है। समझ में आ गई बात आपको? तो यहाँ पर अब आयंस तो आप समझ गए। अब आयंस ये बने क्यों, क्या वजूहात हुई, इसको तो बाद में देखेंगे, लेकिन आयन का आपको पता चल गया कि ये वो पार्टिकल है जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर नहीं है, या तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है या प्रोटॉन ज़्यादा है। दूसरा आपको ये बात पता चली कि ये आयंस बनते एटम से ही हैं, सिर्फ एटम से नहीं बनते, मॉलिक्यूल से भी बनते हैं। ये देखें, ये पार्टिकल एटम है, ये पार्टिकल आयन है, ये बना इसी से। ठीक हो गया? तो आयंस की भी बात समझ में आ गई। अब इतना आइडिया हो गया कि यहाँ पर जो मूवमेंट हो रही है वो आयंस की हो रही है। किसकी मूवमेंट हो रही है? आयंस की मूवमेंट हो रही है यहाँ पर। ठीक है,
कहाँ हो रही है? अब ऑब्वियस सी बात है, ये आइंस अगर जा रहे होंगे तो कहीं तो जा रहे होंगे, कौन सी जगह है? देखें, कोई ऐसे ही कहीं भी आना जाना नहीं करता, ये बात याद रख लीजिए। जो फिजूल में ही कहीं इधर उधर जा रहे होते हैं, आप उनको कहेंगे कि ये बेमकसद घूम रहे हैं, इसका कोई मकसद ही नहीं है। तो कहीं भी कोई चीज़ जाती है, उसका कोई मंजिल होती है, कोई डेस्टिनेशन होती है उसकी। समझ में आ रही है बात आपको? तो आइंस जो जा रहे हैं वो भी यकीनन कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? दोबारा डेफिनेशन देख लें, प्रोसेस या एक्टिविटी इन विच, जिसके अंदर मूवमेंट ऑफ आइंस टेक्स प्लेस, जिसमें आइंस की मूवमेंट हो रही है। आइंस कहाँ जा रहे हैं? टूवर्ड्स। टूवर्ड्स का मतलब तरफ, टूवर्ड्स का मतलब तरफ। किस तरफ जा रहे हैं? देयर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, अपने मुतल्लिका इलेक्ट्रोड्स की तरफ, अपने मुतल्लिका इलेक्ट्रोड्स की तरफ। देयर का क्या मतलब है? अपने। रेस्पेक्टिव का मतलब है मुतल्लिका, जिनका उनसे ताल्लुक़ है, मुतल्लिका। मीम ते एन काफ लाम काफ, मुतल्लिका, यानी कि जिनसे मुताल्लिक हैं वो, जिसका ताल्लुक़ जिस आइन से है, वो आइन उस इलेक्ट्रोड की तरफ चला जाएगा। समझ में आ गई बात? अपने मुतल्लिका इलेक्ट्रोड्स की तरफ इन आइंस की मूवमेंट। अब ये इलेक्ट्रोड क्या है? अब इलेक्ट्रोड्स की तरफ तो जा रहे हैं, इलेक्ट्रोड क्या है? इलेक्ट्रोड क्या है? अ मेटल, ये एक मेटल है। ईदर इन सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट। इलेक्ट्रोड क्या है? बल्कि इसको स्टार्ट हमेशा किस चीज़ से लेते हैं? थिंग्स, ये चीज़ें हैं। कौन सी चीज़ें हैं हमारे इर्द गिर्द बिखरी हुई? के सारी चीज़ें इलेक्ट्रोड्स कहलाएंगी क्या? इस मार्कर को भी इलेक्ट्रोड कह दूँ, इस बोर्ड को भी इलेक्ट्रोड कह दूँ? नहीं। इलेक्ट्रोड्स वो चीज़ें हैं जो कि मेटल हैं। इलेक्ट्रोड्स वो चीज़ें जो कि मेटल हैं। अच्छा, तो मेटल्स क्या हैं फिर सर? ये भी बता दीजिए। अभी बता देते हैं आपको, पहले आगे देख लेते हैं। इलेक्ट्रोड चीज़ें हैं, यानी कि वो, ये लिखा हुआ है। और कौन सी चीज़ें? वो चीज़ें जो कि मेटल हैं। अब ये मेटल जो है वो या तो सॉलिड की शक्ल में मौजूद है, या फिर ये लिक्विड की शक्ल में मौजूद है। मेटल ज़रूर होगा वो, या तो सॉलिड में होगा या लिक्विड में होगा। मिसाल के तौर पे कॉपर को ले लीजिए। कॉपर जो है वो, कॉपर का एक पीस जो है वो, बाज़ार से आप गए, बोला कॉपर का एक वायर दे दो या कॉपर की एक स्ट्रिप दे दो इस तरह की, ये आप ले आए। ये क्या है? सॉलिड मेटल है। इसी स्ट्रिप को आप चूल्हे पर रख दें, इसको हीट दें, इसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, और फाइनली ये सॉलिड से पिघल के मेल्ट होके क्या बन जाएगा? ये लिक्विड बन जाएगा। तो अभी तो आपकी फ़िलहाल कैलिबर 9th में है, आप लोगों को भी सिर्फ ये बात याद रखिए कि ये सॉलिड स्ट्रिप्स हैं। ठीक है? इलेक्ट्रोड्स जो हैं सॉलिड इस तरह की स्ट्रिप्स है, पट्टियाँ हैं, रॉड्स हैं। ठीक है? और ये सॉलिड भी हो सकती हैं और ये लिक्विड भी हो सकती हैं। लिक्विड कब होंगी? जब आप आगे जाके इंशाल्लाह हायर क्लासेस में या मैट्रिक में जाके, अब तो 9th में नहीं, मैट्रिक में मेटलर्जी जब पढ़ेंगे, वहाँ पर फिर आप उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस देखेंगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो लिक्विड शक्ल में भी होते हैं। बहरहाल वो एक दीगर बात है। तो यहाँ पर एक बात आपको समझ आ गई कि ये आइंस जो जा रहे हैं ये ऐसी कोई मेटल की बनी हुई स्ट्रिप्स की तरफ जा रहे हैं। लेकिन सर अभी तक मेटल की बात आपने नहीं की। मेटल भी बता देते हैं आपको, ये मिटा देता हूँ। मेटल क्या है? थिंग्स, ये भी चीज़ें हैं। मेटल क्या है? थिंग्स, ये भी चीज़ें हैं, जिनके पास ये 4 प्रॉपर्टी होंगी। जिन चीज़ों के पास, सारी चीज़ें मेटल्स नहीं हैं,
वो चीज़ें जिनके पास ये 4 प्रॉपर्टीज़ होंगी, 4 खसूसियात होंगी जिनके पास, वो मेटल्स हैं। ठीक है, पहली शर्त क्या है मेटल होने की? किस चीज़ को मेटल कहेंगे? क्या इस प्लास्टिक के कोर को भी मैं मेटल कह सकता हूँ? नहीं, इसको नहीं कह सकता। पहली बात ये है कि कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता हो। दूसरी शर्त क्या है? पहली शर्त के कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी बात, शाइन करे, चमके, फ्रेशली कट, जब आप उसको काटें, फ्रेशली कट। एग्जाम्पल देके समझाऊंगा अभी। जब आप उसको फ्रेश काटें तो वो शाइन करे, ठीक है, चमके धूप में रखने पर। अच्छा, वायर्स बन सकती हों जिससे, और शीट्स बन सकती हों जिससे। ये 4 क्वालिटीज़ जिसके अंदर होंगी, अगर एक भी मिस है तो समझ जाइए वो मेटल नहीं है। वैसे होगा मेटल, लिक्विड मेटल भी एक हमारे पास मर्क्यूरी है, वो लिक्विड मेटल है, वाहिद मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट के अंदर है। बहरहाल तो डिटेल में नहीं लेके जा रहा। ये तकरीबन मेटल्स हमारे पास जितने भी हैं ये सब सॉलिड्स हैं, ये सब इलेक्ट्रिक करंट इनमें से पास हो जाता है। इनकी एग्जांपल हमारे पास आयरन है, आयरन भी मेटल है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, जिंक है। ठीक है, ये ख़ास हैं जो कि मेटल्स हैं। सोडियम है, ये भी मेटल है, मैग्नीशियम है, ये भी मेटल है, लिथियम है, ये भी मेटल है। ठीक है, ये सब मेटल्स हैं। और इन क्यों मेटल्स हैं ये सब के सब जो मैंने नाम लिए? क्योंकि इनके पास ये 4 क्वालिटीज़ हैं। इलेक्ट्रिक करंट इनमें से पास हो सकता है, इनको आप फ्रेशली कट करें। जैसे कि आप ये जो सरिया होता है, सरिया लोहा, आप बोलेंगे सर सरिया तो काले रंग का होता है। आप सरिये को ज़रा काटें तो वो ब्लैक कलर का नहीं होता। आयरन जो है वो ब्लैक कलर का नहीं होता, बल्कि सिल्वर कलर का, वो बल्कि ग्रे कलर का होता है, और वो शाइन करता है बड़ा ब्यूटीफुल सा। आयरन, ये लोहा, समझ में आ रही है बात आपको? तो इलेक्ट्रोड्स तो हम समझ गए कि ये क्या हैं। अब ये स्ट्रिप्स हैं, पट्टियां हैं, ठीक है, स्ट्रिप्स होंगी, मेटल स्ट्रिप्स। इलेक्ट्रोड्स क्या हैं? इलेक्ट्रोड्स क्या हैं? मेटल स्ट्रिप्स। कितनी होंगी ये मेटल स्ट्रिप्स? ये 2 होंगी। ठीक है भाई, ये मेटल स्ट्रिप्स कितनी होंगी? ये 2 होंगी इस तरह की। ठीक है सर, क्या हो रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस किया इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के अंदर? ये एक प्रोसेस है इन विच जिसके अंदर मूवमेंट ऑफ आइंस की मूवमेंट हो रही है। जैसे कि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की मूवमेंट हो रही है टुवर्ड्स देयर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, अपने अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, यानी कि ऐसी मेटल की स्ट्रिप्स की तरफ वो जा रहे हैं। ठीक है, कब जा रहे हैं? टू अंडरगो केमिकल चेंज। अच्छा, किस लिए जा रहे हैं? टू अंडरगो, करने के लिए। अब ये आइंस अगर जा रहे हैं इलेक्ट्रोड्स की तरफ, वहाँ जाके ये करेंगे क्या? टू अंडरगो, करने के लिए क्या? केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस अपने इलेक्ट्रोड्स पे पहुँचने के बाद, जैसे ये सोडियम का आयन यहाँ आ गया, ये क्लोराइड का आयन यहाँ आ गया, यहाँ के क्या होगा? ये केमिकल चेंज होगा यहाँ पर। यहाँ क्या होगा? केमिकल चेंज होगा। सर ये केमिकल चेंज क्या है? ये केमिकल चेंज क्या है? ये केमिकल चेंज क्या है ये भी बताते हैं हम। इसको मिटा दूँगा। केमिकल चेंज मैं नॉर्मली बताता हूँ बच्चों को कि केमिकल चेंज जो है वो, केमिकल चेंज केमिकल रिएक्शन की ही एक शक्ल है। आप केमिकल रिएक्शन कह लें या केमिकल चेंज कह लें, एक ही बात है। और इसकी डेफिनेशन नॉर्मली मैं जो बच्चों को बताता हूँ वो आसान सी क्या बताता हूँ, ये एक प्रोसेस है। केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है? इन विच, जिसमें क्या हो रहा है? मॉलिक्यूल्स आर ब्रेकिंग, molecules are breaking and molecules are making।
दो काम हो रहे हैं नॉर्मली। ये भी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, मैं पहले ही बता दूं आप लोगों को केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन की। फिलहाल आपके लेवल पे एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या हो रहा है, इन विच मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मेक हो रहे हैं। अब ऑब्जेक्शन मत कीजिएगा कमेंट्स में, सर ये क्या, ये मॉलिक्यूल्स क्यों लिखे और ये और वो। नहीं भाई, ये मैं जहन में रख रहा हूँ कि इस वक्त 9 का बच्चा मुझे सुन रहा है जो पहली दफ़ा ये सारी चीज़ें देख रहा है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो रहे हैं और मॉलिक्यूल्स मेक हो रहे हैं। केमिकल रिएक्शन के ऊपर पूरी 2 डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई हैं, और बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर भी केमिकल रिएक्शन की जो है वो मैंने वीडियो बनाई हुई है, एक केमिकल रिएक्शन की। आपको मैं एक नसीहत करूंगा कि सबसे पहले अपनी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करें। केमिस्ट्री की 11 वीडियोज़ हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। लिंक चाहिए तो कमेंट लिखें, मैं लिंक यहाँ पर आपको इसी वीडियो के नीचे दे दूँगा। अच्छा, तो केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये आयंस जब जा रहे हैं कहाँ पर, ये जा रहे हैं अपने अपने इलेक्ट्रोड्स की तरफ। 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, वहाँ जा रहे हैं, और वहाँ जाके क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ब्रेक हो रहे हैं और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मेक हो रहे हैं। इसी को हम कह रहे हैं कि केमिकल चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो रहे हैं, मॉलिक्यूल्स मेक हो रहे हैं, ये क्या है? मैं इसके लिए आपको कहूँगा कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। बल्कि मैं चाहता हूँ कि इसकी एक डेफिनेशन मैं आपको और बता दूँ, अब लगता है बता ही देनी चाहिए, बड़ा टॉपिक है। तो केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन की एक डेफिनेशन जो कि एग्जैक्ट ऑलमोस्ट डेफिनेशन है, वो भी सुन लीजिए आप। केमिकल चेंज, a process in which electronic structure of a particle changes। केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन की ये बड़ी डेफिनेशन देख लीजिए। ये बताते हुए डर रहा हूँ थोड़ा सा, लेकिन चलें, ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों की बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है। केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज, अब प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, इन विच इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ अ पार्टिकल, किसी पार्टिकल का वो चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर मतलब क्या, वो जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वहाँ पर चेंज आ रहा है। इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में चेंज आ रहा है। इलेक्ट्रॉन्स या तो ज़्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं या बराबर हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। पार्टिकल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स में कुछ ना कुछ छेड़छाड़ हो रही है। इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ इलेक्ट्रॉन्स के साथ चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के साथ जो है वो चल रही है गड़बड़। और इस चेंज को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज, ठीक है। एक समझ में आ गई बात सर, के आयंस की मूवमेंट हो रही है, इलेक्ट्रोड्स की तरफ जा रहे हैं, और वहाँ पर जाने के बाद वो क्या कर रहे हैं, वो वहाँ पर इलेक्ट्रोड्स पे जाके वहाँ केमिकल चेंज हो रहा है। तो यकीनन ये जो आयंस हैं इनके साथ इलेक्ट्रॉन्स और इनके इलेक्ट्रॉन्स या इनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में इन आयंस के कोई तब्दीली हो रही है, कोई चेंजेस हो रही है। कब हो रही है, जब ये इलेक्ट्रोड्स पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। कौन पहुंचाता है इनको, इन आयंस को? अब देखें, हरकत, आयंस की मूवमेंट तो हो रही है ना, कोई तो इन आयंस को भेजने वाला होगा उन इलेक्ट्रोड्स की तरफ। क्या लिखा हुआ आगे, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, ये कब हो रहा है, आयंस की मूवमेंट कब हो रही है? मूवमेंट आयंस की जब हो रही है जब इस सिस्टम में, इस सारे सिस्टम में क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आप अप्लाई कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है सर, ये भी बता दीजिए। इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को फ़िलहाल आसान लफ्ज़ों में आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिक
करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोवाइड करना। तो इसको हम कहते हैं इन्फ्लुएंस, का मतलब होता है असर, कि वो आइंस जो हैं वो क्या करें, वो आइंस जो हैं वो किसके ज़ेरे असर आ जाए, वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड के वो जो ज़ेरे असर आ जाएं। मतलब ये कि आप उनको क्या करें, आप उनको इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोवाइड कर दें। तो इस सारे प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब प्रोसेस या एक्टिविटी एक ऐसा काम है, ऐसी एक्टिविटी जिसमें क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ आइंस टेक्स प्लेस, जिसमें आइंस की मूवमेंट हो रही है कहाँ पर, टुवर्ड्स देयर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ। और रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे जाके क्या हो रहा है, वहाँ पर उन आइंस में केमिकल चेंज हो रहा है, मतलब उनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में तब्दीली हो रही है। कब हो रही है ये मूवमेंट आइंस की, जब हो रही है जब आप इलेक्ट्रिक करंट इस सब सिस्टम को, इन आइंस को प्रोवाइड कर रहे हैं। एक पिक्चर बना देता हूँ उसके बाद फिर जो है अगली वीडियो जो होगी हमारी वो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड पे होगी, तो उसमें डिटेल में बात होगी इसके ऊपर। फिलहाल ये मैं बना देता हूँ, ये देख लीजिए आप, इलेक्ट्रोड्स कहाँ हैं क्या हैं ये बता देता हूँ। ये एक बर्तन ले लीजिए आप, ये एक बीकर है, ठीक है, इसमें आप पानी भर दीजिए, ठीक है। और पानी भरने के बाद इसमें क्या है, इसमें वाटर है। उसके बाद सॉल्ट इसमें डिज़ोल्व कर दें। क्या डिज़ोल्व कर दें, सॉल्ट इसमें डिज़ोल्व कर दें। जैसे ही आप सॉल्ट इसमें डिज़ोल्व करेंगे, ये सॉल्ट का जो फार्मूला यूनिट है ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद यहाँ से ये सोडियम और क्लोराइड आयंस जो हैं ये बन जाएंगे। ये मैं बना देता हूँ, सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन ये बन गए। आपने इसको मिक्स किया, ये सोल्यूशन बन गया, सॉल्ट सोल्यूशन। ऑब्वियस सी बात है, ये नमकीन पानी का सोल्यूशन बन जाएगा। अब आप 2 स्ट्रिप्स ले लें, कॉपर की ले लें, ठीक है, कॉपर की ले लें आप, दोनों की दोनों स्ट्रिप्स। ये क्या हैं, ये इलेक्ट्रोड्स हैं, इनके साथ तार बांध दें, इसके साथ भी एक तार बांध दें। और ये दोनों तार आप कहाँ ले जाएं, ये दोनों तार आप बैटरी के पास ले आएँ। बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। इसको, एक तार को नेगेटिव टर्मिनल के साथ बांध दें, दूसरे तार को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ बांध दें। जैसे ही इन तारों को आप कनेक्ट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मूव करके जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रोड से होता हुआ इसके सोल्यूशन के अंदर जाएगा, इन आयंस की मूवमेंट शुरू हो जाएगी। कहाँ चले जाएंगे ये चले जाएंगे इलेक्ट्रोड्स की तरफ, अपने मुतल्लिका रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, साथ रहिए। जिन्होंने पार्ट 1 इसका फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा, सेकंड लेक्चर नहीं देखा, दोबारा कह रहा हूँ वो देख लीजिए। 3rd लेक्चर हो चुका, 4था लेक्चर जो है वो किसका होगा, वो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। बिल्कुल इस चैप्टर के मुताबिक चल रहा हूँ। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, पेज नंबर 120, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। कोई वीडियो नहीं मिल रही, कोई प्लेलिस्ट नहीं मिल रही, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कमेंट मत में लिख दें, सर हमें ये नहीं मिल रही, आप हमें लिंक दे दें, मैं आपको लिंक दे दूँगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।